Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 30th of July 2021, Friday. Inspiration of the day is magic is believing in yourself, and if you can make that happen, you can make anything happen. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 4. Finance Ministry sticks to double digit growth forecast. रिसेंटली बहुत सारे जो क्रेडिट फोरकास्ट एजेंसीज थी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने इंडिया की डबल डिजिट की जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट थे उसको रिवाइज्ड करके सिंगल डिजिट फोरकास्ट में डाउनग्रेड कर दिया। और हमने कई बार न्यूज़ में डिस्कस भी किया है। अगर आप लास्ट वीक की न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशंस ने कोविड-19 सेकेंड वेव को देखते हुए और वैक्सीनेशन की पेस को देखते हुए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन्स, इंडिया की जो डबल डिजिट की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया या फोरकास्ट कर दिया है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अभी भी आरबीआई के डबल डिजिट ग्रोथ फोरकास्ट के साथ ही जारी। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि भले ही बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको स्लैश डाउन कर दिया है, बट स्टिल इन इंडिया वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू अचीव द डबल डिजिट जीडीपी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिस्टर संजीव, उनका ये कहना है कि अगर इनिशियली फोरकास्ट को हम देखें तो जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी उनके कंपैरिजन में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ फोरकास्ट था, जो इंडियन गवर्नमेंट का ग्रोथ फोरकास्ट था, दैट वाज वेरी कंजर्वेटिव और स्टडी। मतलब उनके इनिशियली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट किए थे। अगर आपको याद हो तो इनिशियल Q1 में हमने डिस्कस भी किए थे कई सारे फोरकास्ट, और मैक्सिमम जो फोरकास्ट थे वो डबल डिजिट फोरकास्ट ही थे। लेटर ऑन कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज किए और स्लैश कर दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है, या बोले प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है उनका ये कहना है कि इनिशियली हमारे जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कंजर्वेटिव लग रहे थे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के फोरकास्ट के कंपैरिजन में, बट नाउ as most of the global organizations have slashed their economic growth forecast amid second wave of COVID-19 pandemic, but we are still affirmative to our previous growth forecast and we stand by our budget estimate. जो budget में estimates थे that is 10.5% of GDP growth, हम अभी भी उस forecast पर ही stand है and we will try to achieve this 10.5% growth forecast। और आपको, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि इनिशियली जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस थे, मैक्सिमम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने केवल 1-2 को छोड़कर के इंडिया के लिए डबल डिजिट फोरकास्ट किया था। लेटर ऑन अभी रिसेंटली मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिवाइज देयर ग्रोथ फोरकास्ट और 9.95% तक के ग्रोथ फोरकास्ट तक की रेंज सब ने दी है। बट इंडियन जो गवर्नमेंट का जो फोरकास्ट है दैट इज़ 10.5%, जो कि बजट में प्रेजेंट किया गया था। एज पर द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र, इंडिया गवर्नमेंट विल स्टिक टू दिस ग्रोथ फोरकास्ट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम 10.5% तक का ग्रोथ फोरकास्ट तो अचीव करने के का जो हमारा टारगेट था उस पर अभी भी स्टिक है, लेकिन हाँ, जो इकोनॉमिक सर्वे में जितना एप्रिशिएट करके या जितना ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट किया है उतना नहीं होगा। सो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली हैज़ लोअर द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एंड ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। बट जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनका ये कहना है कि भले इंडिया में अभी वैक्सीनेशन की जो पेस है, भले ही वो एज़ पर IMF और एज़ पर फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्लो है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑफिशियल डेटा सजेस्ट करता है कि क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीन डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री हैव क्रॉस्ड 140 मिलियन विद डोज विद इन द एज ऑफ 18 to 45 ग्रुप। They have received more than 153.8 million jabs। और चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है
लेकिन इस स्पीड के साथ जो करंट हमारा पेस है, इसके साथ इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिया टू कवर अराउंड 1 बिलियन पीपल बाय द मंथ ऑफ दिसंबर। और बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये भी कहा है कि जो वैक्सीनेशन की पेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और एंटीसीडेंट दैट विल ड्राइव द इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ, क्योंकि वो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, कंज्यूमर का सेंटीमेंट पॉजिटिव करेगी। तो as per our principal economic advisor we are doing 4 million shoots a day। so 4 million shots जो हैं वो या 4 million jabs एक दिन में एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। एज पर दिस पेस, अगर इस पेस की बात करें तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और इस पर्टिकुलर पेस से 100% एडल्ट वैक्सीनेशन कवर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। और इसी के बाद थर्ड वेव को लेकर के जो एंटिसिपेशन है उसके लिए भी हमारे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका ये कहना है कि देयर इज़ नो प्रेडिक्टेबल और वेरीफाइड मॉडल और क्रेडिबल मॉडल दैट विल एक्चुअली और दैट कैन एक्चुअली एंटिसिपेट द अकरेंस ऑफ थर्ड वेव। तो थर्ड वेव को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रांसमिशन किस पैटर्न में जाएगा इसको लेकर के कोई भी हमारे पास ऐसा क्रेडिबल और ऑथेंटिक मॉडल नहीं है जिसके बेसिस पर ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि थर्ड वेव आएगी भी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हालांकि कंटिन्यूअस सर्विलांस एंड टेस्टिंग आर क्रूशल एज पर हिम, तो जो जिस पर गवर्नमेंट करंटली ध्यान दे रही है, और इन सब फैक्टर्स की वजह से इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिया टू अचीव द ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10.5% फॉर दिस फिजिकल ईयर एमिड कोविड-19 पैंडेमिक सेकेंड वेव। और ये रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस है इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट के लिए, इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 22 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट के लिए। तो आरबीआई 9.5, आईएमएफ 9.5, वर्ल्ड बैंक का तो थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशन दैट इज़ 8.3, ओईसीडी 9.9 एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक 10.0। और इन सब के कंपैरिजन में जो बजट में जो एस्टिमेट्स रखे गए हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी के लिए 10.5% का जीडीपी फोरकास्ट प्रेडिक्ट किया गया है। तो अब ये देखना है कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी आगे मूव करती है और पैंडेमिक का क्या सिनेरियो रहता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4। महाराष्ट्र ब्लॉक लिस्ट 644 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बार्स सेल। महारेरा क्या है? इट इज़ एन अथॉरिटी अंडर रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो महारेरा ने अप्रॉक्सीमेटली 644 हाउसिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं और उन्हें मना कर दिया है कि वो किसी भी तरह की सेल या मार्केटिंग नहीं करेंगे उस इन 644 हाउसिंग प्रोडक्ट में। जो डेवलपर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, दे विल नॉट गो फॉर सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑफ दीज हाउसिंग projects. So authority has prohibited that particular projects for being sold, advertised and market in the particular state that is Maharashtra. अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों किया ऐसा? तो बहुत सीधा महारेरा का ये कहना है, महाराष्ट्र रेरा का, कि जो इनकी जो होम बायर्स के लिए जो डेडलाइन थी या ये बोले जो प्रोजेक्ट्स थे ये 2017-2018 में कंप्लीट होने थे एज़ पर रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इनका जो रजिस्ट्रेशन था वो 2017 या 18 तक कंप्लीट होना था और तभी तक इनका रजिस्ट्रेशन था। और ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ये 17-18 तक जो बायर्स थे उनको डिलीवर्ड हो जाने चाहिए थे। Enough though most of the projects are being developed by local developers, one being such name on the list is Lavasa Corporation, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो उसका भी नाम इस इन पर्टिकुलर जो लिस्ट अभी जनरेट हुई है, जो ब्लैक लिस्ट किए हैं जो 644 हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें लवासा का भी नाम है। तो महारेरा का ये कहना है कि 2017-18 तक इनको कंप्लीट होना था और ये इन पर्टिकुलर हाउसेस को और प्रोजेक्ट्स को होम बायर्स को हैंड ओवर हो जाना चाहिए था, जो कि बिल्डर्स या डेवलपर्स नहीं कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैलिडिटी ऑफ महारेरा रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ एक्सपायर्ड। तो इनकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई है और इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए सेल के लिए ऑफ़र
नहीं किए जा सकते इन एनी फॉर्म, नीदर इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और एनी फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एज पर द महारेरा। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कौन से ग्रुप बैन किए गए हैं, कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बैन किए गए हैं, ये पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं या इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये ज़रूर समझना ज़रूरी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। तो 43% जो ब्लैक लिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 43% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR के हैं, 29% जो हैं वो पुणे में हैं, 28% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्मॉलर सिटीज़ में हैं। नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, सतारा, रत्नागिरी एंड सांगली, इस तरह के छोटे छोटे सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 28% प्रोजेक्ट जो बैन हुए हैं उसके हैं। और 85% अगर टोटल की बात करी जाए, टोटल 85% प्रोजेक्ट्स दैट आर बैन और ब्लैक लिस्टेड बाय महारेरा आर एक्चुअली ऑफ स्मॉल साइज। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स इसमें ज़्यादा हैं विद द एवरेज ऑफ 70 यूनिट्स पर प्रोजेक्ट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था जिसमें हर एक हाउस होल्ड को एक घर प्रोवाइड करने का एम्बिशन था गवर्नमेंट का। फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जा रहे। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स बैन हुए उसमें 85% जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मॉल साइज़ के हैं। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सबसे पहला इम्पैक्ट पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। रियल स्टेट और रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फॉल किए हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज़ ऑलरेडी बीन सो मच अफेक्टेड। और करीब 644 प्रोजेक्ट को बैन कर देना या ब्लैक लिस्ट कर देना इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैव द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़। इसके अलावा ये डिसीजन जो है महारेरा का, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे सारे जो रियल स्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स जो कि रेरा के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते, रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, उनको बैन किया जा सकता है। इट मीन्स इट विल एक्चुअली इम्पोज द कंप्लायंस बर्डन ऑन डेवलपर्स। होता क्या था पहले, रेरा से पहले ऐसा होता था कि जो प्राइवेट डेवलपर्स होते थे, बिल्डर्स होते थे, वो पैसा ले लेते थे, छोटे छोटे जो होम बायर्स थे उनका हार्ड अर्न मनी ले लेते थे और कई सालों तक उस पैसे को लेकर के बैठे रहते थे और कोई उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था कि उनको अपने जो होम, जो कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, जो हाउस या फ्लैट्स या जो भी प्लॉट्स का जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हें कब तक डिलीवर करने होते थे। और छोटे छोटे जो स्मॉल बायर्स होते थे, होम बायर्स होते थे, उनका पूरे जीवन भर की कमाई जो पूंजी थी वो चली जाती थी। इस तरह के कई सारे फ्रॉड भी हुए। तो गवर्नमेंट 2016 में ये रेरा को लेकर आई थी और जिसके अंदर हर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना पड़ेगा और ये बताना पड़ता था कि हम कब तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, व्हाट इज़ द डेडलाइन, और कब ये प्रोजेक्ट में जो हाउसेस हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, कब तक बायर्स को डिलीवर किए जाएंगे। तो सारी कंडीशन उसमें मेंशन होनी होती थी। तो हर प्रोजेक्ट को ऐसा कहा गया है कि रियल स्टेट डेवलपर्स को इस पर्टिकुलर रेरा में रजिस्टर होना पड़ेगा। सो बेसिकली रेरा इसलिए लाया गया था कि जो होम बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके राइट सिक्योर किए जा सके, क्योंकि इससे पहले कई बार बहुत सारे केसेस में फ्रॉड दिखा गया था जिसमें बायर्स पैसे लेकर भाग गए थे। दे वर नॉट एबल टू डिलीवर और दे वर नॉट एबल टू हैंड ओवर द हाउसेस, होम और फ्लैट्स टू द होम बायर्स। इसके अलावा एक तो रेरा का कंप्लायंसेस बढ़ेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो बेसिक प्लान था कि एम्बिशियस प्लान था कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स को प्रूव करना और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, हर हाउस होल्ड को लगभग एक घर रहने के लिए एक छत प्रोवाइड करना, तो उस पर्टिकुलर प्लान पर भी थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात है, महारेरा जो है वो पर्टिकुलर स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट की अथॉरिटी है। रेरा लगभग हर स्टेट ने अपने यहाँ उसको रेटिफाई किया है, लेकिन फिर भी ये जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं, जो बैन हुआ है, इसका इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। LS क्लियर्स एरा बिज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स टेक्स विंग। कल लोकसभा में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एरा बोलते हैं, एरा ऑफ इंडिया बिल 2021 पास कर दिया गया और इस पर्टिकुलर बिल ने एरा एक्ट 2008 को अमेंड किया है।
अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों इस पर्टिकुलर 2008 एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कई टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन करी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ एयरपोर्ट्स हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ बिडिंग, जिसमें हमने कई बार पढ़ा भी कि अदानी ग्रुप ने 5 एयरपोर्ट लिए, इस पर्टिकुलर ग्रुप ने 2 एयरपोर्ट विन किए इन कोटेशंस में। तो कई टाइम से हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो वर्किंग है, जो जिम्मेदारी है, वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता था, ऑपरेट करता था एयरपोर्ट्स को, बट नाउ प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन इनवाइटेड टू मैनेज दीज एयरपोर्ट्स। तो हुआ क्या, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स थे उनकी तो बिडिंग हो गई, उनके लिए अच्छे टेंडर हुए और अच्छे कोटेशंस रिसीव किए गवर्नमेंट ने। बट जो छोटे छोटे जो स्मॉल लूज और फ्रेगमेंटेड एयरपोर्ट्स थे, जो कि लॉस मेकिंग थे, किसी छोटे छोटे सिटीज़ में थे, उन एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को कोई मॉडल नहीं मिल रहा था। तो दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स एक्चुअली पेव द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्मॉल लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स बाय क्लबिंग इट विद द लार्जर वन। तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद एरा एक्ट 2008 के अमेंडमेंट के बाद अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो स्मॉल फ्रेगमेंटेड लॉस मेकिंग जो एयरपोर्ट्स हैं इनको क्लब कर सकती है, किसके साथ, लार्जर एयरपोर्ट्स के साथ फॉर प्राइवेटाइजेशन। सो ये जो बिल है ये लोअर हाउस में पास हो चुका है अमिड द प्रोटेस्ट बाय द अपोजिशन पार्टीज। तो अपोजिशन पार्टी अभी भी वॉकआउट पर ही हैं ऑन द इशू ऑफ पेगासस। तो जो पेगासस फिशिंग हुई है उसको लेकर के मेजर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड नहीं कर रही फ़िलहाल। इसके बावजूद भी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे जो अमेंडमेंट बिल्स हैं वो पास कर दिए गए हैं। तो समवेयर वी कैन सी दैट गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू पास द सम कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स। तो कल सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर बिल को टेबल किया। दैट पर्टिकुलर बिल दैट इज़ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एरा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एरा बोलते हैं, एरा ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 हैज़ बीन पास्ट। अब इससे क्या होगा, अब गवर्नमेंट विल एक्चुअली क्लब द स्मॉलर लॉस मेकिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रन एयरपोर्ट्स विद द लार्जर वन एंड इज बीइंग अंडरटेकन फॉलोड द क्रिटिसिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो अब ये बिल पास हो चुका है तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गई है। अब जो बड़े बड़े जो अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तो आराम से गवर्नमेंट ने सेलिंग कर दिया, उनको आराम से हैंड ओवर कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। अब जो स्मॉल फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको क्लब कर दिया जाएगा, किसके साथ, बिग वन के साथ। तो अब जो रिमेनिंग जो बिग एयरपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं, उनकी जब बिडिंग होगी तो उनके साथ स्मॉल और लॉस मेकिंग और जो फ्रेगमेंटेड एयरपोर्ट्स हैं उनको क्लब किया जाएगा फॉर गेटिंग द better tender or better quotation. So it was felt privatizing larger airport would leave Airport Authority of India saddled with the only small loss making airports. तो होता क्या, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एयरपोर्ट्स का, तो जितने जो बड़े बड़े बिग प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए तो बढ़िया कोटेशन आती, अच्छी कोटेशन आती और गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज कर देती। बट जो लॉस मेकिंग छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड एयरपोर्ट्स हैं उनका क्या होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास फिर वही एयरपोर्ट्स रह जाते हैं। दैट इज़ अ लॉस मेकिंग डील फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज द एयरपोर्ट्स ऑफ स्मॉल सिटीज़ एंड लॉस मेकिंग एंटिटीज़। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड एयरपोर्ट्स हैं उनको भी प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने सोच लिया और उसको बड़े एयरपोर्ट के साथ क्लब कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और तिरुचिरापल्ली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम त्रिची भी बोलते हैं, इन सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनके प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। अब इनके साथ में कौन से छोटे छोटे स्मॉलर एयरपोर्ट्स ऐड किए जाएंगे, क्लब किए जाएंगे डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, इसकी लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के बाद से गवर्नमेंट जब इन सारे बड़े एयरपोर्ट्स का जब प्राइवेटाइजेशन करेगी तो उसके साथ छोटे छोटे लॉस मेकिंग फ्रेगमेंटेड एयरपोर्ट्स को क्लब करेगी एंड द गवर्नमेंट सोर्सेज सेज द एयरपोर्ट वुड बी पेयर्ड इन अ वे दैट इट ब्रिंग्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल सिनर्जीज फॉर द बिडर। ऐसा नहीं होगा कि
ऐसे एयरपोर्ट्स को क्लब कर दिया जाए जिसमें सिनर्जी ना हो, एक का काम बिल्कुल डिफरेंट, दूसरे का ऑपरेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट. गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट द सिनर्जी इज अचीव्ड बाई द क्लबिंग प्रोसेस, जिससे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको मैनेज करने में, ऑपरेट करने में ईजी हो. अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले मेजर एयरपोर्ट किसे बोलते हैं? तो मेजर और माइनर एयरपोर्ट का अगर सेग्रीगेशन करना हो तो मेजर एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट कहे जाते हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन पैसेंजर एनुअली फुटफॉल करते हैं. तो अ मेजर एयरपोर्ट इज़ वन विच हैंडल्स और डिज़ाइन टू हैंडल अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन पैसेंजर एनुअली. और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 25 मेजर एयरपोर्ट हैं. तो जो अभी 6 ऑलरेडी डिसाइडेड एयरपोर्ट्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करने जा रही है, अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर एंड तिरुचिरापल्ली, इनके साथ देखने को मिलेंगे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को क्लब कर दिया गया. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. कॉग्निजेंट टू हायर 1 लाख लैटरल्स टू बीट द एट्रिशन रेट. इस समय कुछ टाइम से अगर कॉग्निजेंट की बात करें तो कॉग्निजेंट में रिकॉर्ड एट्रिशन देखने को मिल रहा है. व्हाट इज़ एट्रिशन? एट्रिशन भी बोलते हैं इसको या एम्प्लॉय टर्नओवर भी बोला जाता है. बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हाई एट्रिशन रेट होता है दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज गुड. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आते हैं, किसी रिक्रूटमेंट से लेकर के उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक का सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन उठाता है. एंड जब वो प्रोडक्टिव होते हैं, जब वो काम करने की स्टेज पर आते हैं, जब वो सच में प्रोडक्टिव होते हैं या एफिशिएंट होते हैं, देन इफ़ दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन तो इट इज़ अ कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट हो जाते हैं. ये प्रॉफिट सेंटर में टर्न अप हो उससे पहले ही वो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली अ कॉस्टली अफेयर और इट इज़ अ cost or the loss for the organization who has recruited them, who has trained them, who has compensated them. तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता कि एक बार उसके एम्प्लॉय ज्वाइन कर लिए हैं और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर उनके एक्सपेंडिचर कर दिया गया तो वो छोड़ करके जाएं. और कॉग्निजेंट में कुछ टाइम से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. देयर इज़ अ रिकॉर्ड एट्रिशन रेट. और ऐसी प्रॉब्लम कॉग्निजेंट में ही नहीं है. अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनी जो गूगल में भी ने भी इवन कुछ लास्ट टाइम में हाई एट्रिशन रेट फेस किया था. और अगर अदर सेक्टर की बात करें, इसी पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में अदर कंपनीज़ की बात करें तो विप्रो में इस समय जो एट्रिशन रेट है वो 15% है, इंफोसिस में 13% है, HCL में 11% है, TCS में 8.6% है. और कॉग्निजेंट में इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो एट्रिशन रेट है वो 18% तक है. तो इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज कॉग्निजेंट इज़ फेसिंग द ह्यूज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन रेट. और उसको देखते हुए Cognizant is planning for extraordinary hiring goals for its this particular financial year. तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है जो उसने टारगेट किया है कॉग्निजेंट ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस रेवेन्यू टारगेट को, उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉग्निजेंट टू गो फॉर अ good hiring, and that is why Cognizant has decided to hire approximately 1 lakh laterals. और जिस तरह से रिसेंट टाइम्स में कंपनी ने एक्विजिशंस किए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंट इनटू क्लाउड एंड डिजिटल मार्केट थ्रू डिफरेंट एक्विजिशन, इट इज़ हाईली डिजायरेबल फॉर द कंपनी टू हैव द गुड अमाउंट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वर्कफोर्स. But the company's annualized quarterly attrition at 31% prompted the analyst to question the Cognizant growth story. That which type of growth story that Cognizant is following. तो जो वॉलेंट्री एट्रिशन है वो 29% तक इंक्रीज़ हो चुका है पर्टिकुलर कंपनी में, और 18% बेस्ड ऑन लास्ट 12 मंथ्स. क्वार्टर की अगर बात करें तो क्वार्टर के बेसिस पर 31% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. And that is a very huge problem for company like Cognizant, and that is why they are planning to have 1 lakh employees through laterals entries. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. टाटा सन्स बाई तेजस नेटवर्क फॉर ₹1,850 करोड़. टाटा सन्स ने अनाउंस किया थर्सडे को दैट इट्स सब्सिडरी दैट इज पेनाटोन इज गोइंग टू एक्वायर
what 43.3% in digital telecom infrastructure firm Tejas Network, और जिसके लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 1,850 करोड़ रुपए पे कर रही। तो 43% का शेयर एक्वायर कर रही है टाटा सन्स की सब्सिडरी इनटू डिजिटल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म दैट इज़ तेजस। तेजस यहाँ पर हम तेजस एयरक्राफ्ट से इसको नहीं रिजेंबल करेंगे, इट इज़ अ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म। And this particular entity, that is Penatone, is a Tata Sons investment arm and the promoter entity of Tata Communications. So recently Tata ने online grocery retailers Big Basket को acquire किया in the month of May, और इसके बाद ऑनलाइन फार्मा प्रोडक्ट सेलर 1mg टेक्नोलॉजी को जून में एक्वायर किया, और इसके बाद इस पर्टिकुलर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक्वायर किया, दैट इज़ तेजस नेटवर्क। तो इट इज़ clearly that Tata is actually planning to have its presence or penetration into digital space from grocery to pharma, और इसके लिए एक तेजस कंपनी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी was very required. So in a statement, Tejas Network said that Panatone and the other certain companies of Tata Group would make a public announcement to acquire the 40.3 मिलियन इक्विटी शेयर्स ऑफ तेजस नेटवर्क। और जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, तेजस के जो शेयर्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 5% से ज़्यादा बढ़ के क्लोज हुए इनटू BSE मार्केट। तो दिस पर्टिकुलर न्यूज़ एक्चुअली ब्रिंग द चीयर्स अमंग द इन्वेस्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बायोकॉन्स इंसुलिन गेट्स US FDA नोट एज फर्स्ट इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर। तो US FDA यानी US की जो रेगुलेटरी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज़ FDA। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDA एंड व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ US FDA। और कई बार ये न्यूज़ में आती है कि जो फूड के जो सब्स्टिट्यूट आते हैं इंडिया से, जो फूड प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, उन सब को इवन ड्रग्स को भी अप्रूवल लेना होता है FDA से। तो रिसेंटली जो बायोकॉन्स की सेमग्ली है दैट इज़ द फर्स्ट इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर इंसुलिन प्रोडक्ट, उसको US ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया है US के लिए, एंड दिस मीन्स दैट सेमग्ली कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर इट्स रेफरेंस ड्रग दैट इज Sanofi-Lantus by a pharmacist in US without any intervention of the prescriber। तो यानी अगर US FDA ने अप्रूव कर दिया है इस पर्टिकुलर बायोकॉन सेमग्ली को, इट मीन्स फार्मासिस्ट जो है दे कैन एक्चुअली interchange this particular Biocon's insulin with the already available insulin substitute without any medical prescription। अगर एक नहीं अवेलेबल है तो वो दूसरी उसके एक्सचेंज में दे सकते। जैसे आप कई बार जाते भी होंगे फार्मासिस्ट के पास, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर ड्रग की डिमांड कर रहा है तो फार्मासिस्ट कहता होगा ये ब्रांड की नहीं है, आप दूसरे ब्रांड की ले लीजिए, बट केमिकल फॉर्मूला एंड द इफेक्ट इज सेम। तो यही प्रोसेस यहाँ पर भी है। US ड्रग रेगुलेटर ने बायोकॉन्स इंसुलिन को अप्रूव कर दिया है। इट मीन्स जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन इंसुलिन है US मार्केट में, उसके एक्सचेंज में इसको भी सेल कर सकते हैं फार्मासिस्ट। And this particular move will empower the patient by helping to increase to access to safe, effective and high quality medication at potentially lower cost as per this US FDA। क्यों? क्योंकि ये बायोसिमिलर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 35% तक कम कॉस्ट पे अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू द अदर इनोवेटर प्रोडक्ट। और अगर इंसुलिन मार्केट की बात करें, इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग नाउ दीज डेज, इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल ड्रग। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो इंसुलिन इज़ अ लिमिटेड कॉम्पिटिशन मार्केट विद लेस प्राइसिंग प्रेशर। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग बायोकॉन्स टू गेन अप टू 15% मार्केट शेयर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बाय फाइनेंशियल ईयर 2023। और करंट कितना है? 2% का मार्केट शेयर है अभी बायोकॉन का, और इस अनाउंसमेंट के बाद 15% तक मार्केट शेयर बायोकॉन का इंक्रीज हो सकता है एज पर द एनालिस्ट। अब देख लेते हैं अदर क्लिप। Q1 क्लेम्स हायर देन द इंटायर फाइनेंशियल ईयर 21। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हम कई बार इस न्यूज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो क्लेम्स हैं पैंडमिक सेकेंड वेव में, जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एंड एज पर द रिसेंटली रिलीज डेटा
क्वार्टर वन के जो क्लेम्स थे वो पूरे साल के क्लेम से सबसे ज़्यादा है। इवन जो पूरे साल जो टोटल क्लेम आया उससे भी ज़्यादा क्लेम्स देखने को मिले क्वार्टर वन में। क्वार्टर वन में किसके क्वार्टर वन है? फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर वन में, नॉट 21 के क्वार्टर वन में, 22 के क्वार्टर वन में जितने क्लेम्स आए थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में पैंडेमिक की सेकेंड वेव आई और डेथ टोल जो है वो सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा रहा है। और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी प्रोविजनिंग भी ज़्यादा करी है, हमने डिस्कस भी की है सारी न्यूज़। तो एज़ पर द रीसेंट डेटा, हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्वार्टर वन के क्लेम्स इतने ज़्यादा रहे हैं कि अगर टोटल फाइनेंशियल ईयर 21 के क्लेम्स को क्लब कर लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा क्वार्टर वन के क्लेम्स रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली राइजिंग द बर्डन ऑन द हेल्थ इंश्योरर्स। और ये डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस दैट हाउ सीवियर वॉज द पैंडमिक सेकेंड वेव। और अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए भी कंपनीज उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगी इंश्योरेंस कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल डेटा विच इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल, non-insurance have received approximately 1.22 million COVID-related claims, that is so far in financial year 22, and have settled approximately 94,400 of those, that is worth rupees 9,178 crore. और अगर थर्ड वेव आती है, सो दिस थर्ड वेव इज़ एक्सपेक्टेड टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन नॉन लाइफ इंश्योरर लॉस रेशियो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो इससे पहले का जो डेटा था वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में। आज की न्यूज़ जो डिस्कस करी गई है वो बेसिकली नॉन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेगी। ओवरऑल अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी को जितना लॉस झेलना पड़ा है वो उतना फर्स्ट वेव में नहीं देखने को मिला था। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.